हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित। इस वीडियो में हम एथिक्स का मीनिंग समझने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि एथिक्स हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है और हमारे जीवन में एथिक्स की आवश्यकता क्यों है। तो एथिक्स मतलब क्या? एथिक्स मतलब सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी पुट ऑन इटसेल्फ एंड दो स्टैंडर्ड्स हेल्प गाइडिंग बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शन ऑफ द पीपल। तो ये स्टैंडर्ड सोसाइटी अपने आप पर इम्पोज करती है। जब हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड सोसाइटी ने अपने आप पर इम्पोज किए हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से इसके कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। और द मोमेंट वी से दैट देयर आर स्टैंडर्ड, इसका मतलब सीधा होता है कि कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाई गई है। तो यही एथिक्स का मतलब होता है कि सोसाइटी द्वारा निर्मित किए गए ऐसे नॉर्म्स जो हमारे एक्शन को, हमारे बिहेवियर को और हमारी चॉइसेस को गाइड करते हैं। अब सवाल उठता है कि इन स्टैंडर्ड्स की सोसाइटी को क्या जरूरत पड़ी? तो थॉमस हॉब्स ने इसका बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। हॉब्स कहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी स्टैंडर्ड नहीं हो, कोई भी रूल नहीं हो, कोई रेगुलेशन नहीं हो, वो दैट सोसाइटी विल बी इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मतलब हो जाएगा कि हम जानवर जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। इस स्टेट ऑफ नेचर में एवरीबडी इज सेल्फ इंटरेस्टेड, एवरीबडी इज सेल्फिश, और वो इस ऑल आउट कंपटीशन में सिर्फ अपने हितों को ही सिक्योर करना चाहता है, उसको दूसरे की हितों की कोई परवाह नहीं है। तो अगर ये स्टेट ऑफ नेचर सोसाइटी में आ जाए तो सोसाइटी इज बाउंड टू पेरिश, और ऐसी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी स्वार्थी हो, वो नहीं रहना चाहेगा। स्टेट ऑफ नेचर को से अगर हमको निकलना है तो हमको कुछ ना कुछ अपनी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। हमको अपने कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि सोसाइटी एक स्टेबल सोसाइटी हो सके। तो मैन इज इनहेरेंटली सेल्फिश एंड एवरीबॉडी वांट्स टू एट द टॉप ऑफ द हीप, ठीक। लेकिन फिर भी अगर हमको एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, एक स्टेबल सोसाइटी बनानी है, एक पीसफुल सोसाइटी बनानी है, तो हमको अपने लिए कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक। ऑफ नेचर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लेरिफाई किया जा सकता है, जिसको प्रिजनर्स डिलीमा बोला जाता है। ये प्रिजनर डिलीमा हमको समझाता है कि अगर हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, स्टेट ऑफ नेचर में न रहे, तो ये सोसाइटी सबके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बॉब और ऑल, ये दो प्रिजनर्स हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक। और इसमें से अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए रूल बनाते हैं कि अगर वो शांत रहे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करे, तो उनको सिर्फ 2-2 साल की सजा होगी। तो ये नियम दोनों के लिए फायदेमंद है। उनमें से अगर कोई एक भी उनमें से अगर कोई एक भी दूसरे के खिलाफ गवाही देता है, तो जो गवाही दे रहा वो तो छूट जाएगा, लेकिन दूसरे को 6 साल की सजा हो जाएगी, ठीक। और अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही देते हैं और दे तो हर किसी को 4 साल की सजा होने वाली है। तो अगर दोनों कैदियों में एक दूसरे में ट्रस्ट है, पहली बात तो ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरी बात कोऑपरेट करने की फीलिंग होनी चाहिए। अगर दोनों में ट्रस्ट है, दोनों में कोऑपरेट करने की फीलिंग है, तो दोनों जो नियम बनाया है कि हम एक दूसरे के साथ गवाही नहीं देंगे, एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देंगे, इस नियम पर कायम रहेंगे और दोनों को 2-2 साल की सजा होगी। लेकिन अगर दोनों का एक दूसरे के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है, तो उस कंडीशन में पहली बात तो वो कोई भी रूल नहीं बनाएंगे, और अगर उन्होंने रूल बना भी दिया तो वो नेसेसरली उसको ब्रेक करने वाले हैं। मतलब उन दोनों को निश्चित रूप से 4-4 साल की सजा होने वाली है। तो ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि अगर हम सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको 4-4 साल की सजा होने वाली है। मतलब निश्चित रूप से हमारा नुकसान होने वाला है। तो पुनः ये एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि अगर कोई सेंटर अथॉरिटी नहीं होगी, कोई गवर्नेंस नहीं होगी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, तो ऐसी सोसाइटी किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है, इसमें सभी का नुकसान है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए कि कोई ऐसा ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और सभी लोग ट्रैफिक सिग्नल को जंप करना चाहते हैं।
अगर ऐसा कोई ट्रैफिक सिग्नल हो और आप उस पर खड़े हो, तो मेरी मानिए कि आप जो है गाड़ी से उतर जाना ही बेहतर समझेंगे, नहीं तो इस ट्रैफिक सिग्नल में एक्सीडेंट होने की पक्की संभावना है। एक्सीडेंट इज अ नेसेसरी रिजल्ट ऑफ दिस अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक सिग्नल। ठीक, इसीलिए आप बोलते हैं कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, सोसाइटी में म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, सोसाइटी में ट्रस्ट होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी सबके लिए फायदेमंद हो सके और कुछ लोग ही उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न कर सके। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि आप मछली पकड़ने जाते हैं। अब मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग जाल लेके आएंगे। अब आप अपना जाल जितना ज्यादा लंबा करेंगे, जितना ज्यादा बड़ा करेंगे, मछलियों के आपके जाल में फंसने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा मछली आप पकड़ पाएंगे। लेकिन ये भी तथ्य है कि जितनी ज्यादा आपको मछली मिलेगी, उतनी ही जल्दी उस खाड़ी में, उस समुद्र की मछली, वो रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे और आपको भी अंत में कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमम लेवल पे प्रमोट करते हैं, पुट करते हैं, तो हमें हमारा उसमें नुकसान होता है। तो क्यों ना हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट में से थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें और थोड़ी सी फ्रीडम हम हमारी सेक्रीफाइस करें, जिससे कि सबका फायदा हो, हमारा भी फायदा हो और सबका फायदा हो। और सबके फायदे के लिए, सबके खुशहाली के लिए और सबकी खुशहाली जिसमें आपकी खुशहाली भी निहित है, एथिकल स्टैंडर्ड जरूरी होते हैं। एथिक्स का दूसरा रोल क्या है? एथिक्स हमको हमारे डिसीजन को रैशनली जस्टिफाई करने में मदद करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उस व्यक्ति के दवाइयों से ठीक होने की या किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। वो व्यक्ति अगर मर जाए तो ही उसके लिए अच्छा है और वो सफरिंग से मुक्त होना चाहता है। तो एक तरफ कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि भाई उसको मार दो, जिससे उसकी इमेंस सफरिंग है वो उससे फ्री हो जाएगा। ठीक है, एक तरह की चॉइस ये है कि आप उनको इन सारी सफरिंग से मुक्त कर दे और उनको उनका किलिंग अलाउ कर दे। दूसरा ये है, दूसरा इसमें लॉजिक ये बनता है, दूसरी चॉइस आपके पास ये है, आप उस व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि जो चीज आपने दी ही नहीं है उसको आपको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस केस में ऐसा लग रहा है कि दोनों की दोनों एक्शन सही है, इसमें से कुछ भी गलत एक्शन नहीं है। तो एथिक्स क्या कराता है, हमको वो थ्योरीज प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम अपने करेक्ट डिसीजन पर अराइव कर सके। अब इसमें दोनों में से आप कोई भी डिसीजन चुन लीजिए, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो रीजन या जो आप चॉइस चुन रहे हैं, जो आप चुन रहे हैं, वो रीजनली जस्टिफाई होना चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया, तो आपके पास उसका रैशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि सही और गलत में से चुनना बहुत बार आसान होता है, लेकिन अगर दो अच्छी वैल्यूज अगर स्टेक पर हो तो चुनाव हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि वो कंपनी कोई पॉल्यूटेड मटेरियल पास की नदी में आके जमा कर रही है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, सोशल गुड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ठीक, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप जानते, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? अगर आप पब्लिकली इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये पॉल्यूटेड मटेरियल इन्वायरमेंट में जमा होगा और इससे पूरी कम्युनिटी का लॉस होगा। ठीक, तो मतलब कॉमन गुड, कॉमन इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और दूसरा यदि आप कंपनी के खिलाफ गवाही देते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। ठीक, आपके कैरियर के ऊपर खतरा उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, इसमें आपकी कंपनी के प्रति लॉयल्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ आप कोई भी डिसीजन ले आपके लिए खतरा है ही। मतलब एक तरफ कॉमन गुड सेक्रीफाइस हो जाएगा, दूसरी तरफ पर्सनल गुड सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो एथिकल थ्योरीज क्या करती है, हमको इन डिलेमा ऑफ वैल्यूज से फ्री करने के लिए कुछ थ्योरीज प्रदान करती है और हमको सही डिसीजन लेने में मदद करती है। तो अगर ऐसा है तो हम एथिक्स की दूसरी डेफिनेशन पर आ गए हैं। मतलब एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस।
मतलब एथिक्स हमको कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ थ्योरीज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और उन थ्योरीज की मदद लेके हम जान सकते हैं कि हमारा निर्णय सही है या फिर गलत है। मतलब एथिक्स के दो साइड है। पॉजिटिव साइड वो हमको कुछ चीजें प्रेस्क्राइब करता है कि ये चीजें आपको करनी चाहिए, और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको प्रोहिबिट करता है कि आपको कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको काइंडनेस, आपको दूसरों की मदद करना चाहिए, यू मस्ट बी काइंड, ठीक है। दूसरी तरफ आपको रेप नहीं करना चाहिए, किलिंग नहीं करना चाहिए, स्टीलिंग नहीं करना चाहिए, इसको ये प्रोहिबिट करता है, ठीक। दूसरी चीज, एथिक्स हमको अपने प्रेजुडिसेस या बायसनेस से फ्री होने में मदद कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि ब्लैक्स आर इनडिसिप्लिन पीपल, और उनकी इनडिसिप्लिन को ठीक कराने के लिए स्लेवरी को जस्टिफाई किया जा रहा। अब ब्लैक्स इनडिसिप्लिन होते हैं, ये प्रेजुडाइज्ड स्टेटमेंट है, बायस्ड स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसको एथिकल थ्योरी कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी? एथिक्स बोलेगा कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल वैल्यू, ईच एंड एवरी पर्सन हैज इक्वल वैल्यू, और उसको अपने डेवलपमेंट का फुल अधिकार है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इक्वेलिटी की वैल्यू से स्लेवरी जो है वो टकराएगी, और इससे हमको मालूम चल जाएगा कि स्लेवरी जो है वो गलत होती है। दूसरा, कैंट के डी ऑन्टोलॉजिकल एथिक्स का भी हम इसमें सहारा ले सकते हैं। कैंट बोलता है कि ऐसी कोई भी एक्शन मॉरल एक्शन होगी जिसको आप यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं, मगर इसका मतलब होता है कि अगर आपने झूठ बोला, उसको आप यूनिवर्सल फेनोमेना बना दो कि सारे झूठ बोल सके। उसी तरीके से अगर आप ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हो, तो कैंट कहता है कि ट्रैफिक सिग्नल जंप करने को आप यूनिवर्सल फेनोमेना बना दो, उसके बाद भी सोसाइटी पीसफुल या स्टेबल सोसाइटी है तो ट्रैफिक जंप करना मॉरल है, ठीक है। उसी तरीके से मर्डर को आप जो है यूनिवर्सलाइज कर दो कि मर्डर, एक दूसरे का सभी मर्डर कर रहे हैं। आप सोचो ऐसा, अगर आप उस एक्शन को यूनिवर्सलाइज कर पा रहे हैं अपने दिमाग में, तो वो एक्शन मॉरल है, अन्यथा वो मॉरल नहीं है। तो आप स्लेवरी को क्या अपने दिमाग में यूनिवर्सलाइज कर पा रहे हो? जैसे ही आपने उस एक्शन को यूनिवर्सलाइज किया, आप भी स्लेव बन सकते हो कभी ना कभी। इसका मतलब होता है कि स्लेवरी जो है गलत है, ठीक है। तो सोसाइटी कुछ ना कुछ नॉर्म्स बनाती है अपने ऊपर, और उस नॉर्म्स को एथिक्स बोला जाता है, और वो एथिक्स क्या रोल प्ले करते ये हमने देख लिया। तो इंडियन सोसाइटी में एज अ होल हम क्या बोल सकते हैं कि हमने कौन से नॉर्म्स बनाए हैं, हमारे लिए एथिक्स क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे लिए एथिक्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो हमारे फ्रीडम फाइटर ने हम सबके लिए बनाया है, तो वो हमारे लिए एथिक्स है, ठीक है। तो अगर आपको ये जज करना हो कि हमारी कोई भी एक्शन एथिकल है या नहीं है, तो अगर ये कैसे जज करेंगे? अगर वो एक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल है, तो वो बिल्कुल हम बोलेंगे कि एथिकल है, अदरवाइज वो अनएथिकल होगी। तो अब सारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको नहीं मालूम है, तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो प्रियम्बल के अगेंस्ट जाता है, उसमें लिखी वैल्यूज के अगेंस्ट में जाता है, तो अनएथिकल होगा। जैसे हमारी प्रियम्बल क्या बोलती है? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। इन सारी वैल्यूज की बात करती है। तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी काम, कोई भी एक्ट अगर प्रियम्बल के अगेंस्ट जाता है तो वो अनएथिकल होगा, और वो प्रियम्बल के साथ खड़ा होता है तो एथिकल होगा। तो इन तो ये जो कंसेप्ट है प्रियम्बल का कंसेप्ट, इससे बहुत सारे मॉरल डिलेमास आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि एथिक्स का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, और केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है। तो एथिक्स को पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।